Hello friends, this is Professor Vivek Tiwari from Government E. Raghavendra Rao PG Science College, बिलासपुर। हम कंप्यूटर नेटवर्क BCA सेकेंड ईयर के कंप्यूटर नेटवर्क पेपर के ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 2 है। आज उस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि DT-DC इंटरफेस क्या होता है और इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड कौन कौन से अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं कि DT-DC इंटरफेस क्या होता है। सबसे पहले किसी भी डेटा कम्युनिकेशन के 4 फंक्शनल यूनिट होते हैं। सेंडर एंड पे एक DT होता है, सेंडर एंड पे ही एक DC होता है। उसी तरीके से रिसीवर एंड पे एक DC होता है और रिसीवर एंड पे एक DT होता है। तो DT यहाँ पे डाटा जनरेट करता है, उसको भेजता है वो DC को। DC जो भी डाटा DT ने जनरेट किया उसको एक्सेप्ट करता है और नेटवर्क एक्सेप्टेबल फॉर्म में उस डाटा को उस पर्टिकुलर सिग्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। रिसीवर एंड पे जो कन्वर्टेड डेटा है वो रिसीवर एंड पे DC रिसीव करेगा और उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो कि DT समझ सकता है। तो ये तो बेसिक मैकेनिज्म हो गया डाटा कम्युनिकेशन का। अब सबसे पहले देखें कि DT होता क्या है। DT का मतलब है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। DT मतलब ऐसा कोई भी यूनिट जो कि या तो सोर्स हो या डेस्टिनेशन हो और जो या तो बाइनरी डाटा जनरेट कर रहा हो या बाइनरी डाटा कंज्यूम कर रहा हो। किसी भी फंक्शनल यूनिट को हम DT बोल सकते हैं, जो कि या तो सोर्स होता है या डेस्टिनेशन मशीन होता है, जो कि या तो डिजिटल डेटा जनरेट करे या फिर उसको कंज्यूम करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारा कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स और ऐसा कोई भी यूनिट जो कि डिजिटल डेटा कंज्यूम या जनरेट कर सके उसको हम बोलते हैं DT, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। अब डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट DC की बात करें तो DC इज एनी डिवाइस दैट ट्रांसमिट और रिसीव डेटा इन फॉर्म ऑफ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल थ्रू नेटवर्क, जो कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि DT जो भी डिजिटल डेटा जनरेट करेगा उसको DC एक्सेप्ट करता है। उस डेटा को जो कि DT ने जनरेट किया है, ऑब्वियसली DT जनरेट करेगा डिजिटल डेटा, उसको नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग DC उसको या तो डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है सेंडर एंड पे। रिसीवर एंड पे जो DC ने डाटा जनरेट किया है सेंडर एंड में, उसको रिसीवर एंड का DC उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद उसको वापस डिजिटल मोड में कन्वर्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा मॉडेम। मॉडेम एक DC है जो कि जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करें, कभी भी 2 DT का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। 2 DT आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जनरली कम्युनिकेशन के लिए हमको DC चाहिए। अब सेंडर एंड कोई भी 2 डिवाइस अगर मान लीजिए नेटवर्क से जुड़े हैं तो हमको ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि जो रिसीवर एंड है, जो डेस्टिनेशन एंड पे जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो उसका कौन सा मैन्युफैक्चरर है, वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। तो डेफिनेटली जो DT-DC इंटरफेस है हमारे पास उसका एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके प्रॉपर गाइडलाइंस होने चाहिए ताकि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो इससे रिलेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चर करता है वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। इसके लिए बेसिकली DT-DC स्टैंडर्ड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है जिससे DT और DC के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन हो सके। तो चाहे हम किसी भी स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो उसके बारे में बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही बात करेंगे जिसके बारे में स्टैंडर्ड बनाया गया है। बहुत सालों से बहुत सारे स्टैंडर्ड डेवलप हुए हैं जो इसने DT-DC इंटरफेस के लिए डिवाइसेस क्रिएट किए हैं। उसमें बेसिकली EIA है और दूसरा कंपनी जो हमने देखा वो है ITUT। EIA में इन्हें बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए हैं जिसमें से EIA 232 है, EIA 442 है, EIA 449 है। उसी प्रकार से ITUT में V सीरीज़ और X सीरीज़ में उसने इंटरफेस क्रिएट किए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि EIA 232 इंटरफेस के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि कोई भी जो डिवाइस है, जो भी इंटरफेस है, उसका मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या होगा और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले EIA 232 इंटरफेस है
उसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या होगा। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन बताता है कि डाटा कौन से फॉर्मेट में सेंड होगा। यहाँ इस इमेज में देखिए डाटा सेंड हो रहा है 1 और 0 के फॉर्मेट में। यहाँ पे दो वोल्टेज लेवल इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, सॉरी दो डिफाइन किए हुए हैं कि 1 मीन्स निगेटिव वोल्टेज, 0 मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज। अगर हमको डाटा सेंड करना है तो 1 और 0 के फॉर्मेट में यहाँ पे EIA 232 इंटरफेस में डाटा सेंड होगा 1 और 0 के फॉर्मेट में, जहाँ 1 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव निगेटिव को और 0 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को। अब यहाँ पे उन्होंने NRZL इनकोडिंग यूज़ किया हुआ है और वोल्टेज लेवल टू डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल डिफाइंड है डाटा सेंड करने के लिए। डाटा सेंड करने के लिए 2 डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल डिफाइंड है। अगर कोई भी सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड +3 से 15 के बीच में है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डेटा सेंड कर सकता है। उसी प्रकार अगर वो -3 से -15 के बीच में इसका वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड है, तो भी वो डाटा वो अलाउड एरिया है। मतलब अगर आपको डाटा सेंड करना है तो उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड +3 से +15 के बीच में या -3 से -15 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन EI 232 के मैन्युफैक्चरर ने दिया है। उसी प्रकार कंट्रोल सिग्नल सेंड करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल जो इस EI 232 स्पेसिफिकेशन में सेंड करेंगे उसके लिए वोल्टेज लेवल डिफाइन है। पहला तो +3 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए। उसी प्रकार -3 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। जो भी सिग्नल आप एम्पलीट्यूड जो भी सिग्नल को भेजेंगे उसका एम्पलीट्यूड अगर +3 से ज़्यादा है तो उसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, और जिसका एम्पलीट्यूड -3 से कम है तो उसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। जिसमें +3 ऑन को रिप्रेजेंट करता है उसी प्रकार -3 ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो EIA 232 25 वायर केबल यूज़ करता है जिसमें DB15 पिन कनेक्टर्स होते हैं। अब फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 4 पिन डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करता है, जिसमें पिन नंबर 2 डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, पिन नंबर 3 डाटा रिसीव करने के लिए, पिन नंबर 14 सेकेंडरी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और पिन नंबर 16 सेकेंडरी डेटा रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कंट्रोल पिन की बात करें तो पिन नंबर 4 रिक्वेस्ट टू सेंड, पिन नंबर 5 इज़ फॉर क्लियर टू सेंड, पिन नंबर 6 इज़ फॉर DT रेडी, पिन नंबर 8 is for received line signal detector, pin number 12 is for secondary received line signal detector, pin number 13 is for secondary clear to send, pin number 90 is for secondary request to send and pin number 20 is for DT ready। और इसमें पिन नंबर 15 टाइमिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, पिन नंबर 17 भी टाइमिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, पिन नंबर 24 भी टाइमिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें EIA 232 में खास बात यह है कि जो 25 पिन है उसमें से सिर्फ 4 पिन्स का यूज़ ही डेटा को सेंड करने के लिए होता है। बाकी सारे 21 पिन का यूज़, 21 पिन का यूज़ हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए, ग्राउंड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अदर्स पिन का भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है। पिन नंबर 1 शील्ड के लिए होता है, पिन नंबर 7 ग्राउंड के लिए, पिन नंबर 9 रिजर्व होता है, पिन नंबर 10 भी रिजर्व है, पिन नंबर 11 अनअसाइंड है फ्यूचर यूज़ के लिए, पिन नंबर 25 टेस्ट मोड के लिए, 23 डाटा सिग्नल रीड डिटेक्ट के लिए, 22 रिंग इंडिकेटर के लिए, 21 रिमोट लूप बैक के लिए और 18 लोकल लूप बैक के लिए। तो ये हमने देखा EIA 232 का DB25 इम्प्लीमेंटेशन। उसी प्रकार EIA 232 का DB9 इम्प्लीमेंटेशन भी आता है जिसमें 9 पिन्स होते हैं। जो नंबर ऑफ पिन्स 25 थे उसको रिड्यूस करके यहाँ पे 9 किया गया है, जिसमें जो पिन नंबर 1 है वो कैरियर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, 2 डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, 3 डेटा रिसीव करने के लिए, 4 DT रेडी का सिग्नल देता है, 5 ग्राउंड के लिए, 6 DC रेडी के लिए, 7 रिक्वेस्ट टू सेंड के लिए, 8 क्लियर टू सेंड के लिए, 9 रिंग इंडिकेटर के लिए। डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ पिन्स कम है, फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कम है। एक और इम्प्लीमेंटेशन है, एक और स्टैंडर्ड है EIA का स्पेसिफिकेशन का, वो है EIA 449। इसके 2 वर्जन्स हैं, 2 वेरिएंट्स हैं। एक 37 पिन है DB37 और दूसरा है DB9 स्पेसिफिकेशन। इसमें माइनर मॉडिफिकेशन है जो कि EIA इसके पहले हमने जो 232 पढ़ा उससे माइनर मॉडिफिकेशन 449 में है। इसके अलावा एक और वर्जन भी अवेलेबल है। इसमें जो 37 पिन का जो डिटेल्स है वो इस इमेज में आपको दिख रहा है, जिसमें वो हर एक पिन की क्या फंक्शनैलिटी है इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है।
अब एक और ITUT के स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ITUT का एक स्टैंडर्ड है X.21। ये DB15 पिन कनेक्टर यूज़ करता है। जहां हमने देखा कि EIA स्टैंडर्ड EIA 232 स्टैंडर्ड पे हमने देखा था कि वो 25 पिन यूज़ करता है। उसका एक इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा था 9 पिन का। फिर हमने देखा DB37 भी एक इम्प्लीमेंटेशन EIA का है। यहाँ पे X.21 ने नंबर ऑफ पिन्स को रिड्यूस करके 15 पिन पे किया है। हमने पहले भी देखा था कि EIA स्टैंडर्ड में जो टोटल 25 पिन है उसमें से 4 पिन ही डाटा ट्रांसफर के लिए यूज़ की जाते हैं और बाकी 21 पिन का यूज़ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए, सिग्नलिंग के लिए, टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ पिन को घटाया है। उसकी फंक्शनलिटी के बारे में देखें तो पिन नंबर 1 शील्ड के लिए यूज़ करते हैं, 2 डाटा ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल के लिए, 3 कंट्रोल सिग्नल के लिए, 4 डेटा रिसीव करने के लिए और कंट्रोल के लिए, 5th इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, 6 सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं, 7th बाइट टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं, 8th सिग्नल ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं, 9 ट्रांसमिट डेटा और कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, 10 सिर्फ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, 11 रिसीव डेटा और कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, 12 इंडिकेशन के लिए, 13 सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग के लिए, 14 बाइट टाइमिंग के लिए, 15 नंबर जो पिन है वो रिजर्व्ड है। तो ये बेसिक गाइडलाइन थोड़ा सा मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है इस स्टैंडर्ड के बारे में। कोई भी स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसके बारे में सिर्फ 3 चीज़ें ही हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि उसका मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने वायर यूज़ करता है, कितने पिन यूज़ करता है, उसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब वो कौन से वोल्टेज लेवल पे काम कर रहा है, कौन से वोल्टेज लेवल पे हम डाटा सेंड कर सकते हैं, कौन से वोल्टेज लेवल पे हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं, फिर सिग्नल इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा है, और लास्ट में आता है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सारा पिन जो भी उसने यूज़ किया हुआ है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने मदद ली है। थैंक यू सो मच।